नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोहली को बरी कर दिया। 3 जजेस बेंच जिसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने यह कहा कि क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी मुकदमे में आरोपी को बरी कर दिया है और इसीलिए सेम सेट ऑफ एविडेंस पर दो तरीके के कंक्लूजन्स नहीं सस्टेन कर सकते। आइए जानते हैं इस केस को। मैं आपको इस केस का डिटेल्ड एनालिसिस देकर के समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग देकर के इस आरोपी को बरी किया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस केस में जजमेंट डिलीवर किया जस्टिस विक्रमनाथ ने और उन्होंने कहा कि क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर आरोपी को बरी कर दिया है और इसीलिए सेम सेट ऑफ एविडेंस पर दो अलग अलग कंक्लूजन सस्टेन नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला कि यह क्यूरेटिव पिटीशन हमारे लिए डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये मैंडेटरी है कि अगर कोई भी सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला व्हेन फाइनल ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट स्पीक विद डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस ऑन आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स द इंटीग्रिटी ऑफ एडजुडिकेशन इज इम्पेरिल्ड एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इज शेकन। यानी कि अगर सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर सेम सेट ऑफ एविडेंस पर अगर दो अलग अलग तरीके के जजमेंट्स दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है। कोर्ट ने बोला कि इंटरवेंशन इन दी एक्स डिबिट ऑफ जस्टिस यानी कि इन दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमें इस क्यूरेटिव पिटीशन को डिसाइड करना है और ये रूल ऑफ लॉ का एक फैसिट भी है। आइए देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। पैराग्राफ 2 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस को डिस्कस किया जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन का ज्यूरिस्प्रूडेंस ले डाउन किया गया था और जिसमें कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन हम हर केस में एंटरटेन नहीं करेंगे और केवल ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के केसेस में ही हम क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन करेंगे। कोर्ट ने बोला कि जो क्यूरेटिव पिटीशन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास आती है संविधान के आर्टिकल 142 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकती है किसी भी ऑर्डर को पास करके। और वहीं आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिव्यू पिटीशन को अंडरलाइन करता है, कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल्स कोई भी मेयर फॉर्मेलिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर किसी भी केस में रिव्यू पिटीशन डिसाइड होने के बाद भी अगर कहीं भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमें दिखता है तो हम क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह बोला कि क्यूरेटिव पिटीशन कोई भी सेकंड रिव्यू नहीं होता है, यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन में हम एविडेंस को रिप्राइज नहीं करते हैं, यानी कि हम एविडेंस को दोबारा नहीं देखते हैं। कि क्यूरेटिव पिटीशन एंटरटेन करी जाती है केवल और केवल बहुत ही ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के केसेस में जहां पर वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हमको देखने को मिले, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो अपना केस सही से प्रेजेंट ना कर पाया हो या फिर कोर्ट ने उसको सही तरीके से न्याय ना दिया हो। और क्यूरेटिव पिटीशन तब भी एंटरटेन करी जाती है अगर कोई भी एप्रीहेंशन ऑफ बायस है, यानी कि अगर एक्यूज्ड ये प्रूव कर दे कि जो जज था वो बायस था तो उस केस में भी इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन एंटरटेन करी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 4 में यह बोला कि द कंट्रोलिंग टेस्ट इज वेदर द अर्लियर डिसीजन प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट दैट ऑफेंड्स द कंसाइज ऑफ दिस कोर्ट बिकॉज ऑफ अ फंडामेंटल डिफेक्ट इन द प्रोसेस और बिकॉज ऑफ अ ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यूरेटिव पिटीशन को डिसाइड करने का जो टेस्ट है वो तभी है कि जब पुराना डिसीजन इस तरीके का रिजल्ट देता है जो कि कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दे, और अगर कोई भी फंडामेंटल डिफेक्ट है कोई भी प्रोसेस में या फिर अगर कोई ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन एंटरटेन कर सकती है। कोर्ट ने बोला कि संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में जो ड्यू प्रोसेस है और फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररीनेस का जो फंडामेंटल राइट है उसी से ये जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इवॉल्व होता है। आइए देखते हैं कि इस केस में आगे क्या हुआ। जजमेंट के पैराग्राफ 5 में सुप्रीम कोर्ट इस केस की प्रोसीजरल हिस्ट्री को डिस्कस करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में क्रिमिनल अपील को डिसाइड करते हुए जो पेटिशनर सुरिंदर कोहली है उसका कन्विक्शन और उसको जो मौत की सजा हाई कोर्ट ने दी थी उसको एफर्म कर देती है, यानी कि उसको सही ठहराती है रिम्पा हालदार नाम की एक लड़की के मिसिंग एंड मर्डर कंप्लेंट केस में। उसके बाद हाई कोर्ट एक्यूज्ड का जो डेथ सेंटेंस है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कम्यूट कर देती है, यानी कि हाई कोर्ट जो सुरिंदर कोहली को मौत की सजा दी गई थी उसको कम्यूट करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास की सजा उसको सुना देती है। उसके बाद हाई कोर्ट जो कि 13 केसेस थे कोहली के खिलाफ उसमें से 12 केसेस में हाई कोर्ट कोहली को एक्विट कर देती है और 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट की अपील्स को डिसाइड करते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए कोहली का एक्विटल अपहेल्ड करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है
वो केवल और केवल दो चीजों पर टिका हुआ था। पहला था कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड और दूसरा था डिस्कवरी स्टेटमेंट। इस केस में जो हाई कोर्ट है वो बाद में इस कंक्लूजन पर आती है कि कन्फेशन वॉलंटरी नहीं था। आपको पता है कि सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी में अगर एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कन्फेशन देता है तो मजिस्ट्रेट को यह इंश्योर करना होता है कि वो कन्फेशन अपनी मर्जी से दे रहा है, यानी कि वॉलंटरीनेस का एक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। और अगर बाद में एक्यूज्ड के द्वारा दिया हुआ कोई भी कन्फेशन इनवॉलंटरी, यानी कि ये पाया जाता है कि एक्यूज ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर उस तरीके के कन्फेशन को आप कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो डिस्कवरी स्टेटमेंट का पार्ट था उसमें कोर्ट ने बोला कि क्योंकि जिस जगह से डिस्कवरी करी गई थी वो पहले ही पब्लिकली नोन थी, यानी कि पुलिस को भी उसके बारे में पहले से ही पता था, तो इसलिए इस पर भी हम रिलाई नहीं कर सकते। इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या कहा हाई कोर्ट ने इस केस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इस केस का फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या था। ये जो एक्यूज्ड है सुरिंदर कोहली, ये नोएडा के सेक्टर 31 में एक हाउस है D5, उसमें एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करता था, यानी कि वहां पर एक सर्वेंट की तरह काम करता था मोनिंदर सिंह पंढेर के यहाँ पर, जो कि उसका मालिक था। 2005 में निठारी के अंदर काफी सारे बच्चे और औरतों की मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल होने लगी और 2005 में बच्चों ने क्रिकेट खोलते खेलते हुए ये नोटिस किया कि एक ह्यूमन हैंड उनको मिला है एक नाले में, और नाले की सफाई के दौरान कई सारे मानव शरीर के अवशेष मिले। 29 दिसंबर 2006 को एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। बाद में उस नाले में से कई सारे स्कल्स मिले, मानव शरीर की हड्डियां मिली और कई सारे कपड़े और फुटवियर वगैरह भी बरामद हुए। बाद में 2007 में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम्स और कई सारे फॉरेंसिक एविडेंस और एग्जामिनेशन के बाद अपने एविडेंसेस कोर्ट में सबमिट किए। इस केस में कुल 13 ट्रायल हुए और सभी के सभी ट्रायल्स में जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो केवल और केवल दो चीजों पर आधारित है। पहला है कि एक्यूज का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसने दिया मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, और दूसरा है कि जो डिस्कवरी स्टेटमेंट उसने दिया जिसकी वजह से जो ड्रेन में काफी सारी लाशें मिली उस चीज से रिलेटेड है। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एविडेंसेस को नकार दिया, यानी कि इन दोनों एविडेंसेस को प्रोसिक्यूशन सही से कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। इस केस में जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन चला रिम्पा हलदार के मुकदमे में, उसमें एक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में उसके कन्विक्शन को एफर्म कर दिया था। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने 12 अदर मैटर्स में 2023 में एक्यूज को एक्विट कर दिया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में उसके एक्विटल को सही ठहराया। उसके बाद ये जो प्रेजेंट पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करी गई है। इस केस में जो एक्यूज के ऊपर चार्जेस लगे हैं वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302 और सेक्शन 376 के अंदर इसको चार्ज किया गया है, यानी कि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध के लिए इसको चार्ज किया गया है। आप सभी को पता होगा कि हमारा क्रिमिनल लॉ का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपने कहावत के फॉर्म में भी सुना होगा कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर भारत की सभी क्रिमिनल अदालतें न्याय देती हैं। तो आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या रीजनिंग देकर के एक्यूज्ड को 12 मुकदमों में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह बोला कि जो कन्फेशन सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी में रिकॉर्ड किया गया वो ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूज ने अपनी मर्जी से दिया था। एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसे 60 दिन तक लगातार पुलिस कस्टडी में रखा गया था और उसको किसी भी तरीके की लीगल एड की एक्सेस भी नहीं दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है सेक्शन 164 में कि मजिस्ट्रेट को ये रिकॉर्ड करना होता है कि जो एक्यूज है अपना कन्फेशन अपनी मर्जी से दे रहा है, वो भी नहीं किया था। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बार बार कमरे में आ जा रहे थे जब एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने बोला कि कन्फेशन के अंदर भी कई बार ट्यूटरिंग और टॉर्चर जैसे रेफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं और इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर ये कन्फेशन इनएडमिसिबल है। दूसरे एविडेंस जिसमें डिस्कवरी स्टेटमेंट आता है उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी डिस्कवरी स्टेटमेंट तभी माना जाता है जब कोई भी फैक्ट डिस्कवर होता है एक्यूज की एक्सक्लूसिव नॉलेज में, यानी कि कोई भी हिडन प्लेस से अगर एक्यूज किसी भी चीज को निकाल करके दे रहा है पुलिस को और उसका एक डिस्क्लोजर मेमो बनता है, तभी उस तरीके के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को हम एडमिसिबल मानते हैं। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने बोला कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसमें काफी ज्यादा मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हमको देखने को मिलती हैं और जो प्रिंसिपल साइट है डिस्कवरी की वो भी एक खुली जगह में है जो कि हाउस D5 और D6 के बीच में जो नाला है
वो पब्लिक एक्सेस के लिए खुला हुआ है और ये नहीं कहा जा सकता कि पेटिशनर की एक्सक्लूसिव डोमेन के अंदर वो आता है, यानी कि पेटिशनर का उस जगह पर कोई भी एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं साबित हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो नाला है वहां पर केवल और केवल एक्यूज्ड कोहली ही जाता था। हो सकता है कि किसी और व्यक्ति ने वो मानव अवशेष ला करके वहां पर फेंक दिए हों, इसलिए सेक्शन 27 में ये एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट ने बोला कि जो फॉरेंसिक्स की टीम भी जिन्होंने घर को अच्छे से छाना था, उन्होंने भी ये नहीं साबित कर पाया है कि वहां पर किसी भी प्रकार के मानव अवशेष पाए गए थे, यानी कि ना उस घर में कोई भी ब्लड स्टेन मिला है, ना वहां पर किसी भी मानव के अवशेष मिले हैं, और किचन में या और जो बर्तन है उस पर भी किसी भी तरीके का कोई भी इंक्रिमिनेटिंग ट्रेस हमको नहीं मिला है। बेडशीट पर जो सीमन का जो स्ट्रेन मिला है, वो भी ये पेटिशनर के डीएनए से मैच नहीं करता है और किसी भी विक्टिम के डीएनए से भी मैच नहीं करता है। और इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर पेटिशनर को इस केस में गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन है वो भी इनकम्प्लीट है। आपको पता है कि अगर प्रोसिक्यूशन का केस पूरा का पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, तो कोर्ट ने शरद बिरदी चंद शारदा के केस में ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन की जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और सभी सर्कमस्टेंसेस केवल और केवल एक ही इशारा कर रही हों कि एक्यूज ने ही वो क्राइम किया है, और किसी भी तरीके का उस चेन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी गैप पाया जाता है तो उसका बेनिफिट केवल और केवल एक्यूज्ड को ही मिलेगा। फर्दर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक्यूज्ड के घर से जो चाकू मिला है और जो कुल्हाड़ी मिली है, उस पर किसी भी तरीके के मानव के ब्लड और टिश्यू नहीं पाए गए हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जो पेटिशनर है वो कोई स्किल्ड व्यक्ति था मानव शरीर को काटने में। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ही रीजनिंग को अपहेल्ड करते हुए कहा कि नो कंटेम्प्रेनियस डिस्क्लोजर मेमो वाज प्रूव्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि जो साइट है, जो नाला है, उसमें से मानव अवशेष पहले ही निकाल ले गए थे एक्यूज के गिरफ्तार होने से पहले, यानी कि एक्यूज की नॉलेज की वजह से वो डिस्कवरी नहीं करी गई है, पहले ही वहां पर मानव अवशेषों को पुलिस ने निकाल लिया था। फॉरेंसिक एनालिसिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रीजनिंग को ही बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर के अंदर किसी भी प्रकार की ह्यूमन ब्लड स्टेन्स नहीं मिले हैं, ना ही कोई ह्यूमन अवशेष हमको मिले हैं। जो कुल्हाड़ी और जो चाकू हैं उस पर भी किसी तरीके की ह्यूमन टिश्यूज या फिर मानव का खून नहीं मिला है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एक्यूज ने ही वो क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 ये मैंडेट करता है कि किसी भी प्रकार का प्रोसीजर है वो हमेशा फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि आप किसी को भी यूं ही सजा नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस उसका गिल्ट कोर्ट के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए। यानी कि कोर्ट का ये धर्म है कि उसके सामने कोई भी क्रिमिनल या फिर कोई भी एक्यूज आता है तो कोर्ट उसे अपराधी की तरह नहीं देखती है, कोर्ट हमेशा उसे अभियुक्त की तरह देखती है, और ये हमेशा मान के चलती है कि हो सकता है ये व्यक्ति निर्दोष हो, और कोर्ट तभी उसको अपराधी साबित करती है या फिर कहती है जब उसका जो गिल्ट है वो कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दे। यही आर्टिकल 14 का भी मैंडेट है। कोर्ट बोलती है कि आर्बिट्ररी डिस्पैरिटी इन आउटकम्स ऑन आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स इज इनमिकल टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि अगर सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस पर, सेम सेट ऑफ एविडेंसेस पर दो अलग अलग तरीके की कंक्लूजन्स ड्रॉ हो रही हैं तो वो आर्टिकल 14 के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इक्वालिटी बिफोर लॉ से भी कंप्लाई नहीं करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जिसको एक्स डिबिटो जस्टिस से भी बोलते हैं, हमें इस केस में इंटरवेंशन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दुख जताते हुए कहा कि द ऑफेंसेस इन द निठारी वर हीनियस एंड द सफरिंग्स ऑफ द फैमिलीज इज बियॉन्ड मेजर, यानी कि जो निठारी में जो क्राइम हुए वो काफी गंभीर थे और जो उसकी वजह से जो फैमिलीज हैं उनको जो सफर करना पड़ा वो अकल्पनीय है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल और केवल शक के आधार पर किसी को भी गिल्टी नहीं मान सकते जब तक कि उसका क्राइम कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना हो जाए। कोर्ट ने बोला कि इट इज डीप रिग्रेट that despite the prolonged investigation, the identity of the actual perpetrator has not been established in a manner that meets the legal standard। कोर्ट ने बोला कि जो एक्चुअल क्रिमिनल है इस केस का, उसकी आइडेंटिटी अभी तक कोर्ट में एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, और ये बड़े दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रिमिनल लॉ डज नॉट परमिट कन्विक्शन ऑन कंजेक्चर और ऑन अ हंच, यानी कि अगर आपको भले ही किसी भी व्यक्ति पर कितना भी शक हो कि हाँ इसी ने क्राइम किया है, लेकिन उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, तो हम इस केस में उसको सजा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि द सस्पिशन हाउएवर ग्रेव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
आपको किसी पर भी कोई भी शक हो लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को सजा नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि द कोर्ट्स कैन नॉट प्रेफर एक्सपीडियंसी ओवर लीगलिटी, यानी कि केवल और केवल जल्दबाजी के चक्कर में आप न्याय को नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसको कोर्ट के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी यह माना जाएगा कि वो क्रिमिनल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस endures until guilt is proven through admissible and reliable evidence, and when proof fails the only lawful outcome is to set aside the conviction even in a case involving horrific crimes। यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो तब तक रहेगा जब तक कि किसी भी व्यक्ति का जो गिल्ट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता क्रेडिबल एविडेंस के आधार पर। और अगर ये साबित नहीं होता है तो हमें व्यक्ति को आज़ाद छोड़ना पड़ेगा, भले ही क्राइम कितना भी हॉरिफिक क्यों ना हो, क्योंकि कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर न्याय नहीं देती हैं। कोर्ट अगर न्याय देती हैं तो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इट इज देयरफॉर जेन्युइनली अनफॉर्चुनेट दैट इन द प्रेजेंट मैटर नेग्लिजेंस एंड डिले कोरोडेड the fact finding process and foreclose avenues that might have identified the true offender। यानी कि जो पुलिस ने नेग्लिजेंस दिखाया इन्वेस्टिगेशन में और जो डिले हुआ उसकी वजह से जो ओरिजिनल ऑफेंडर है यानी कि जो ट्रू ऑफेंडर है उसकी आइडेंटिटी अभी तक स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। हो सकता है वो स्टेब्लिश हो जाती है अगर पुलिस नेग्लिजेंस नहीं दिखाती। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि क्योंकि जो क्राइम सीन है उसको सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया मानव अवशेषों को निकालने से पहले, और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो कंटेम्पोरेनियसली रिकॉर्ड नहीं किया गया, और जो रिमांड पेपर्स हैं उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन्स हैं, और एक्यूज को भी प्रोलॉन्ग्ड पुलिस कस्टडी में रखा गया और किसी भी तरीके का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया कोर्ट के द्वारा। इसीलिए जो क्रूशियल साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज थी वो भी लॉस्ट हो गई और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। पुलिस का नेग्लिजेंस बहुत ही प्राइमा फेसाई विजिबल है और इसीलिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम ट्रू ऑफेंडर को फाइंड आउट कर सकें, और इसी आधार पर हमें इस पेटिशनर को भी बरी करना पड़ रहा है। इसीलिए कोर्ट ने बोला द क्यूरेटिव पिटीशन इज अलाउड। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके व्यूज क्या हैं इस केस को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए। धन्यवाद।